नमस्कार विद्यार्थियों। सबसे पहले तो आपको भारतीय नववर्ष की जो हिंदू नववर्ष कहलाता है उस हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी को पता ही है कि हिंदू नववर्ष 2079 है। 2079वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं हिंदू नववर्ष में। और इस नववर्ष की आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। तो फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस YouTube चैनल में, जहां हम शिक्षा जगत से जुड़े बिंदुओं पर बात करते हैं। और हमेशा की ही तरह एक बार फिर से मैं इस बार का जो चैनल टॉपिक हमारा चल रहा है उस पर बात करने के लिए आपके सामने आया हूं। ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि लास्ट टाइम पिछली क्लास में हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमने ये देखा था, इन 3 नक्शों के आधार पर हमने ये देखा था, 3 मानचित्रों के आधार पर हमने ये देखा था कि भारतीय राजनीति में कंपनी जो है वो व्यापार से साम्राज्य तक स्थापित हो चुकी थी। और उसमें शुरुआत में जब ब्रिटिश कंपनी यहाँ पर आई तो ब्रिटिश शासन के अधीन काफ़ी कम एरिया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो 1857 आते आते ब्रिटिश कंपनी जो है उसके लिए ये पीले कलर में नज़र आने वाली जो जगह है वो सारी जगह उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आए हुए थे। जैसा कि नीचे दिया हुआ है, पीले कलर के लिए ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र, और ऐसा क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। तो कुल मिलाकर के लगभग 60 से 70% एरिया जो है वो भारत का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ चुका था। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास इससे आगे के बिंदु को लेकर के। और एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट कि आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर मैं मोटिवेट होऊंगा तो सीधी सी बात है कि इसका फ़ायदा हम सबको मिलने वाला है। तो आगे के बिंदु पर बात करते हुए हम देखेंगे कि नए शासन की स्थापना किस प्रकार से हुई, क्योंकि जो कि पाठ का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक सत्ता स्थापित होती है। उसका मतलब यही है कि भारतीय शासन में, भारतीय राजनीति में कंपनी किस प्रकार से स्थापित हो गई, जो केवल व्यापार के उद्देश्य से हमारे यहाँ पर आई थी। तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं, जो कि 1773 से 1785 तक अपना शासनकाल चलाते हैं, उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। यानी कुल मिलाकर के भारत के पूर्व से लेकर के पश्चिम और दक्षिण 3 एरियाओं में कंपनी अपनी सत्ता स्थापित कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। यानी प्रशासकीय इकाई का मतलब कि भारत को इन्होंने अगर जिन भागों में बांटा, उन इलाकों में या उन क्षेत्रों में इन्होंने जो जो अपने क्षेत्र स्थापित किए उनको इन्होंने क्या कहा, प्रेसिडेंसी कहा। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। मद्रास जो कि वर्तमान चेन्नई है, बंगाल कलकत्ता वगैरह के बारे में उस समय कलकत्ता में सत्ता स्थापित होती थी, और बम्बई जो कि आज का मुंबई है। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। जैसे आज हर एक राज्य का सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर होता है, ठीक वैसे उस समय भी इन्होंने जो अपने क्षेत्र स्थापित किए या अपनी जो प्रेसिडेंसी स्थापित की उनको गवर्नर के अधीन कर दिया। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर पर उल्लेखनीय है कि न्याय जो है उसके अंदर या न्याय देने में वह एक महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई। महत्वपूर्ण परिवर्तन उसने किए। न्याय देने के मामले में हेस्टिंग्स को सर्वोच्च माना जाता है या सबसे सही माना जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि दिया भी गया कि काजी, जिसको एक न्यायाधीश कहा गया, मियाँ बीबी राजी क्या करेगा काजी, तो वो एक न्यायाधीश के बारे में कहा गया। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। यानी हम ऐसा मान सकते हैं कि आज का जो लॉयर है वो लॉयर उस समय का मुफ्ती रहा होगा, क्योंकि आज लॉयर अपना पक्ष रखता है, अपनी पैरवी करता है, और उसके बेस पर जो काजी यानी जो जज होता है वो अपना फैसला सुनाता है। तो ठीक वैसे उस समय भी रहा होगा। और महाभियोग जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता था, तो हाउस ऑफ कॉमन्स यानी संसद का ऊपरी सदन उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। कहने का मतलब ये कि जैसे भारत में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, तो हेस्टिंग्स को भी अपने वहाँ पर जाकर के इस महाभियोग का सामना करना पड़ा था, जिसमें होता क्या था
कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स को, जिसको संसद का ऊपरी सदन कहा गया, वो संसद का ऊपरी सदन उस पर महाभियोग चलाता था, उस पर आरोप दाखिल करता था, जिसको महाभियोग कहा गया, महाभियोग की संज्ञा दी गई। तो 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत, जैसा कि आज भी होता है। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, यानी यूरोप के व्यक्ति ही जो दीवानी अदालतें हैं उनके मुखिया होते थे। और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। मौलवी मुस्लिम धर्म के अनुसार और हिंदू पंडित हिंदू धर्म के अनुसार भारतीय कानूनों की व्याख्या उनके समक्ष करते थे। और अंत में फैसला कौन सुनाता था? काजी। तो फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी जिला कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। यानी 2 तरह की जो अदालतें हैं, उनमें दीवानी जो अदालत है वहाँ तो अपना पक्ष रखने का काम किसका? मौलवी और हिंदू पंडित का, लेकिन डिसीजन देने का या न्याय करने का, अंतिम फैसला सुनाने का अधिकार जो था वो किसके पास था? काजी के पास। लेकिन जो फौजदारी अदालतें हैं, उन फौजदारी अदालतों में काजी और मुफ्ती जो हैं वे ही उसका देख रेख करते थे उसकी, लेकिन वे आती किसके अधीन थी? कलेक्टर के निगरानी में वो काम करते थे, यानी वो निरंकुश नहीं होते थे। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा हाउस ऑफ कॉमन्स के ऊपरी सदन में, जहाँ पर उस पर महाभियोग चलाया गया। उसके बाद आगे इसमें अगर हम बात करें तो एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों का अलग अलग व्याख्या देते थे। यानी मुस्लिमों में तो जैसे एक बाइबल कुरान चल गई और उस कुरान के आधार पर हर कोई एक ही तरह से व्याख्या करेगा, लेकिन हिंदुओं में वेद 4 तरह के हैं, फिर उनके उपनिषद भी हैं, तो हर कोई व्यक्ति या हर एक पंडित अपने हिसाब से उनकी व्याख्या करता था। तो ऐसे में समस्याएं पैदा होती थी। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया गया, जो लागू किया गया, उसमें एक नए तरह का सर्वोच्च न्यायालय बना, जिसमें हिंदुओं की तरफ से भी एक ही तरह का प्रावधान था और मुस्लिमों की तरफ से भी एक अलग तरह का प्रावधान था। यानी अब जो भिन्नता थी कि हिंदुओं में भी अलग अलग तरह की व्याख्या कर रहे हैं, मुस्लिमों में अलग तरह की व्याख्या कर रहे हैं, उसको समाप्त कर दिया गया। हिंदू एक तरह की व्याख्या करेंगे और मुस्लिम एक तरह की व्याख्या करेंगे। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदन निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। अपीलीय अदालत कि अगर कोई जनता की भले के लिए या कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के आधार पर, FIR के आधार पर अगर कोई अदालत में जाना चाहता है तो उसको अपीलीय अदालत कहा गया। शुरुआत में आप अपना केस दायर कहाँ करेंगे, केस फाइल कहाँ करेंगे, उसको अपीलीय अदालत कहा गया। उसके बाद भारतीय ज़िले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से ज़िले में कानून व्यवस्था बनाए रखना था, जैसा कि आज भी जिला कलेक्टर करता है। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर धकेल दिया। यानी अब जो पुराने सत्ता के केंद्र हैं, किसी राजा का महल है, किसी राजा का दीवानी अदालत है या आम दीवाने खास वगैरह जो उनकी एक इमारत वगैरह होती थी, उसकी जगह पर अब सीधा सीधा कलेक्टर का जो कलेक्टर ऑफिस है, कलेक्ट्रेट, उस कलेक्टर में राजनीति चलने लगी, उस कलेक्टर में राजनीति के काम होने लग गए। अब बात करते हैं कंपनी की फ़ौज की। तो कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। यानी कंपनी ने शासन में सुधार किए और नए विचार भी आए शासन के मामले में कि इस तरह से शासन को सुधारा जा सकता है, लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है, दीवानी और फौजदारी अदालतें स्थापित की जा सकती हैं, हिंदुओं में जो अलग अलग राय है उस राय को समाप्त करके एक राय बनाई जा सकती है। लेकिन उसके साथ साथ सैनिक ताकत जो थी वो ज़्यादा अहम हो गई। मुग़ल फ़ौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था, घुड़सवारों का, और मुग़ल साम्राज्य का एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि अब घुड़सवार सैनिक आ चुके थे। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी।
स्थानीय जमींदार मुगलों को ज़रूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। यानी एक तरह से ज़मींदार जो है वो सैनिकों की देखरेख करेगा, सैनिकों का भरण पोषण करेगा और आवश्यकता पड़ने पर ज़मींदार जो है वो मुगलों को वो सेना उपलब्ध करवा देगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि राजा पर या मुग़ल बादशाह पर उसका बोझ, आर्थिक बोझ नहीं पड़ रहा है, लेकिन आवश्यकता के समय वही सेना उसके काम भी आ रही है। तो 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने यह भी तरीका अपनाया। अंग्रेज़ अपनी सेना को सिपोए यानी आर्मी कहते थे, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है। यानी भारतीय सैनिक जिनको हम पहले सिपाही कहते थे उसी को अब अंग्रेज़ आर्मी कहने लगे, यानी सिपोह कहने लगे। 1820 के दशक से जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफ़गानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट यानी तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे, इसलिए वहां पर घुड़सवारों की आवश्यकता कम हो गई। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी, क्योंकि पैदल टुकड़ी के महत्वपूर्ण होने का भी एक बड़ा कारण यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि ब्रिटिश साम्राज्य जो लगभग पूरे देश में, पूरे विश्व में फैला हुआ था, तो बर्मा, अफ़गानिस्तान और मिस्र का जो क्षेत्र है वहाँ घुड़सवार काम ही नहीं आते थे, तो ऐसे में पैदल सैनिकों की भी ज़रूरत पड़ने लग गई। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज़ एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। एक समरूप का मतलब एक जैसी, कि एक जैसी सैनिक शक्ति सब जगह पर काम में ली जा सके। ऐसी सेना तैयार की जाए जो मिस्र, अफ़गानिस्तान, बर्मा जैसे क्षेत्रों में भी काम आ जाए, जो अमेरिका वगैरह वाले क्षेत्रों में भी काम आ जाए, जो पूर्वी क्षेत्रों में भी काम आए और जो दक्षिणी क्षेत्रों में भी काम आए। तो इस तरह से ऐसी सैनिक ताकत तैयार करने की कोशिश की जाने लगी। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अगर यूरोप वगैरह जैसे क्षेत्रों में उनको भेजा जाता है तो कंपनी को नए तरीके से उनको प्रशिक्षण देने की ज़रूरत ना पड़े। और ख़ास तौर पर यूरोपीय क्षेत्रों में वही सेना काम कर सकती थी, वही सेना युद्ध लड़ सकती थी जिसमें डिसिप्लिन, जिसमें अनुशासन हो। इधर ब्रैकेट में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दिया गया है जिसमें बताया गया धर्मशास्त्र क्या है। तो संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती थी, ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए, यानी ईसा मसीह के जन्म से भी 500 साल पहले। सवार जिनको घुड़सवार कहा गया या घुड़सवारों को सवार कहा गया। मस्केट पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक। अब घुड़सवारी पर वो काम क्यों नहीं आ सकती थी? क्योंकि घोड़े पर बैठने के बाद अपने आप को बैलेंस करना, घोड़े को संभालना ज़्यादा मुश्किल था, तो ऐसे में वो बंदूक उनके काम नहीं आती थी और वो पैदल सिपाहियों के काम आने लगी, जिसको मस्केट कहा गया। मैचलॉक शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। तो इस तरह से ये कुछ शाब्दिक अर्थ हैं जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया है। मराठा और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की हमें समझ में आने लगी थी। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, यानी यूरोपीय प्रशिक्षण देने वगैरह में, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज़ कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे, जिससे धार्मिक भावनाएं भड़कती थी, सामाजिक भावनाएं भड़कती थी कि अंग्रेज़ तो सभी को एक समान समझ करके एक समान प्रशिक्षण दे रहे, लेकिन जो धार्मिक आधार पर भारतीय राजनीति बनी हुई है, भारत में लोग बटे हुए हैं, वो सबसे बड़ा रोड़ा पैदा कर देती थी। भला लोग अपना जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतना आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ एक सिपाही मान सकते थे? तो नहीं मान सकते थे, इसीलिए अंग्रेज़ों को समस्याएं आती थी। सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों को सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाएगा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें सबसे बड़ा कारण यही था कि उनको केवल सिपाही समझ रही थी अंग्रेज़ सरकार, लेकिन वो अपने आप को केवल सिपाही मानने की बजाय समाज से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति भी मान रहे थे, अपने धर्म से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति भी मान रहे थे, और जो चीज़ दोनों में क्लेश कर गई, यानी दोनों में रोड़ा पैदा कर गई कि अंग्रेज़ सरकार उनको केवल सिपाही मान रही है और वो
अपने आप को एक भारतीय, एक हिंदू, एक मुस्लिम मान रहे हैं, अपने धर्म को भी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। तो ऐसे में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। इसके बाद इस पाठ का निष्कर्ष दिया गया है, जिसमें बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई, यानी ऐसी ताकत जो पूरे विश्व में फैल गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज़ हुई, क्योंकि भाप तकनीक के आने के बाद इंजन का आविष्कार हुआ, और इंजन के आविष्कार होने के बाद रेलगाड़ी वगैरह का भी आविष्कार हुआ। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। तो कितना बड़ा अंतर यहाँ पर पैदा हो गया है। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़, उनके परिवार भारत जैसे दूर देशों में भी जाने लगे। तो पहले जैसे कई अधिकारी अगर परिवार की वजह से कुछ समय के लिए ही भारत में टिकता था, वो समस्या का समाधान भी अब हो गया कि वो अब अपने परिवार सहित अगर भारत में रह रहा है या अपने उपनिवेश में रह रहा है, तो उसको जल्दी से अपने वतन लौटने की भी जल्दी नहीं होती थी या उत्सुकता नहीं होती थी। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था 3 नक्शों के माध्यम से, जिसमें ये बताया हुआ था कि शुरुआत में जब अंग्रेज़ कंपनी हमारे यहाँ पर आई तो कितना बड़ा क्षेत्रफल हमारे यहाँ उनके अधीन नहीं था, और जब 1857 तक पहुँचे तो लगभग 100 सालों में उन्होंने इतने बड़े भूभाग पर हमारे यहाँ अधिकार कर लिया। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था कि किसी राजा को अपने अधीन कर लिया, कहीं जमींदार को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुका था, और इस प्रकार भारतीय शासन पर या भारतीय जो भूभाग है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार से साम्राज्य तक स्थापित होने में सफल हो गई। तो व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी का शासन स्थापित हो गया, सत्ता स्थापित हो गई। ये था हमारा आज का चैप्टर, जो लगभग 5 क्लासों में पूरा हुआ है। और 5 क्लासों में पूरे हुए इस चैप्टर में कुछ प्रश्न भी आगे दिए गए हैं। कुछ ये जैसे सिपोही, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सिपोही कौन था। तो सिपोही भारतीय सिपाही जो है उसी को सिपोही कहा जाने लगा। इस तरह से टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा गया था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये सारी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं। इस तरह से आप इन प्रश्नों को भी देख सकते हैं, जिसमें रिक्त स्थान भी हैं, और उसके बाद कुछ छोटे प्रश्न भी हैं, सही और गलत भी हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहें। आपको अगर इनमें रुचि हो, आप अपने आप को चेक करना चाहें कि हमने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और वैसे इतने कोई बड़े प्रश्न हैं नहीं, तो आप इनको ऐसे ही नज़र के सामने से निकाल भी सकते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में था, कि किस तरह से उन्होंने हमारे यहाँ पर व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे वो साम्राज्य तक फैल गई। कैसे शुरुआत की उन्होंने, और कैसे आते आते उन्होंने भारत के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण इन सारे एरियाज़ पर कंट्रोल कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। और एक बार फिर से आप सभी को भारतीय नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। भारतीय नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि चैत्र महीने के शुक्ल प्रतिपदा को भारतीय नववर्ष का शुभारंभ होता है। आज ही के दिन चैत्र नवरात्रों की भी शुरुआत होती है, और आज ही के दिन भारतीय नववर्ष की शुरुआत होती है। तो हम अप्रैल फूल नहीं है, बल्कि अप्रैल फूल वो लोग हैं जो हमें अप्रैल फूल बोलकर चले गए। ठीक, तो फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।